हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों, अच्छे नागरिकों के गुण। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग पॉइंट में लिखिएगा कि सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना। दूसरा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सहभागिता प्रदर्शित करना। तीसरा आपका है कि संविधान का आदर करना तथा सच्चाई और ईमानदारी से रहना। चौथा है दोस्तों आपका दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का गुण प्रदर्शित करना। पांचवा आपका है कि मेहनती और वफादार होना। आइए आगे हम चलते हैं। आगे आपका है छठा, अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना। और आपका सातवां है दोस्तों नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करना। आठवां है दोस्तों पर्यावरणीय जागरूकता तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और आपका नौवां है सामाजिक साक्षरता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा तरह के वनों से होने वाले लाभ बताइए। आइए हम लोग पहले हेडिंग बनाएंगे, वनों के विभिन्न लाभ। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग पॉइंट में लिखिएगा कि वन वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो मानव द्वारा अन्य प्राणियों के जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है वनों द्वारा पृथ्वी के तापमान का नियमन एवं ग्लोबल वार्मिंग के कम करने में सहायता प्राप्त होती है। आइए आगे हम लोग देते हैं तीसरा दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि वन ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषकों को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। चौथा आपका है कि वन जल प्रवाह को रोकते हैं तथा पृथ्वी के जल के अवशोषण में सहायता करते हैं तथा बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। दोस्तों, पांचवा आपका है मनुष्यों को जीविका का साधन प्रदान करते हैं, जैसे वनों से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य लकड़ियां, अनेक प्रकार की औषधियां आदि प्राप्त होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा कह रहा है कि मुद्रा स्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों, मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति ऐसी अवस्था है जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर होता है। पहला आपका है थोक मूल्य सूचकांक और आपका दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों, मुद्रा स्फीति के प्रभाव। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा पॉइंट में कि निवेशकर्ताओं पर। दूसरा आपका है कि निश्चित आय वर्ग वालों पर। तीसरा आपका है कि ऋणी और ऋणदाता पर। और आपका चौथा है बचत पर। पांचवा है कृषकों पर। और आपका दोस्तों छठा है भुगतान संतुलन पर। और आपका सातवां है करों पर। और आठवां आपका है उत्पादकों पर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 4। कह रहे कि उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। आप लोग दोस्तों हेडिंग बनाइएगा, उदारीकरण। चलिए इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना। ठीक है, उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखिए दोस्तों, कह रहे कि उदारीकरण के
प्रभाव कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ, उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। उदारीकरण से उद्योगों की स्थिति में सुधरी, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। आगे देखिए, उदारीकरण का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि अपरदन को परिभाषित कीजिए। नहीं बनेगा आप लोग अपरदन। इसके अंतर्गत आप लोग लिखेगा कि वह भूमि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, चट्टानों या खनिजों का अपघटन और घटना ही होना चाहिए, घटना दिख गया है, स्पिल्ट हुआ है, घटना शामिल है। यह प्रक्रिया वायु, जल और हिम द्वारा होती है जिससे पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों का क्षरण होता है। इसमें वर्षा, नदियां, बर्फ और हवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो मिट्टी और चट्टानों के कणों को धीरे धीरे कटाव द्वारा अपने साथ बहा ले जाते हैं। अपरदन न केवल भू आकृतियों को बदलता है बल्कि मृदा क्षरण और भूमि की उर्वरता में कमी का कारण भी बन सकता है जिससे पर्यावरण और कृषि दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6 करें कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए जिनका उद्देश्य यहाँ की संपत्ति और मंदिरों की अपार दौलत लूटना था। उसके हमलों में सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी का हमला सबसे प्रसिद्ध है जिसमें उसने विशाल धनराशि लेकर गजनी लौट गया। आइए आगे आप लोग देखिए, आगे आप लोहरी मनाएगा दोस्तों। महमूद गजनबी के कुछ आक्रमण। पहला आपका है राजा जयपाल पर आक्रमण किया, दूसरा है आनंदपाल पर आक्रमण किया, तीसरा आपका है सोमनाथ पर आक्रमण किया। चलिए आगे अपनी हेडिंग बनाएगा एक महमूद गजनबी के आक्रमणों पर भारत पर प्रभाव। पहला आपका है कि राजाओं की शक्ति पर आघात, दूसरा आपका है कि भारतीय सैन्य दुर्बलता का ज्ञान, तीसरा आपका कि अतुल्य संपत्ति विदेश ले जाना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 7 कह रहा है कि संविधान की विशेषताएं बताइए। दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं उनकी व्यापकता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लचीलापन है। यह लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों भारत के संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला आपका है सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, दूसरा आपका कि लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है, और आपका तीसरा है कठोरता और लचीलेपन का समायोजन है। चौथा दोस्तों आपका है कि एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली है। पांचवा आपका है कि संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित, और आपका छठा है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सुरक्षितता का समन्वय। आपका सातवां है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, और आपका आठवां दोस्तों है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी। आइए आपका नौवां दोस्तों है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, और लास्ट आपका 10वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि बजट क्या है। आपको बजट के बारे में बताना है।
तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि बजट एक वार्षिक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार अपने आगामी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। बजट में सरकार यह निर्धारित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की जाएगी और कौन कौन से स्रोतों से राजस्व प्राप्त होगा। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। आइए उन दोनों हिस्सों को देखते हैं दोस्तों। पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा पूंजीगत बजट, जो लंबी अवधि की परियोजनाओं और ढांचागत विकास पर केंद्रित होता है। दूसरी आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों राजस्व बजट, जो दैनिक संचालन और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9वां कह रहा है कि गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखिएगा गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में शामिल है। पहला आपका है हूणों के आक्रमण, जिससे साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन, जो कुशलता से राज्य नहीं संभाल सके। तीसरा आपका है कि प्रांतीय शासकों की स्वतंत्रता, जिससे केंद्रीकरण में कमी आई। चौथा आपका है कि आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता आई। पांचवा देखिए क्या करा है कि आर्थिक संकट, जो निरंतर युद्धों और प्रशासनिक खर्चों के कारण हुआ। छठा आपका है कि सैन्य शक्ति में कमी, जिससे बाहरी आक्रमणों का सामना कठिन हो गया। और सातवां आपका है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को, ठीक है, क्षत्रियों के बीच असंतोष। इन कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं आगे आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न 10 देखिए क्या कह रहा है गुप्त काल के स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय उन्नति हुई। साम्राज्य के शासकों ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया, जिसमें आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, ठीक है, वाराहमिहिर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। संस्कृत साहित्य में कालिदास की रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी भव्य मूर्तियां और चित्रकला इस युग की कलात्मक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के कारण यह काल सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की शिखर पर था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में। तो चलिए सभी लोग 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है कि मेगास्थनीज का भारत पर वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत वर्णन किया। यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में कई जातियां और धर्म थे और यहाँ की कृषि और व्यापार भी विकसित था। उन्होंने पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना जो आपका है का वर्णन किया, जिससे उन्होंने एक समृद्ध और व्यवस्थित शहर बताया। मेगास्थनीज की यह टिप्पणियां भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, हालांकि उनकी मूल्य पुस्तक खो गई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 कह रहा है कि राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि राजपूतकालीन समाज में जाति व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्गों का स्पष्ट विभाजन था। राजपूत वर्ग को युद्ध और प्रशासन में विशेष महत्व दिया जाता था। महिला स्थिति जो थी में सुधार था। ठीक है, महिला स्थिति में क्या था दोस्तों, सुधार था और कई राजपूत
राजघरानों में महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक जीवन में परंपराएं जैसी सती प्रथा, जौहर और अग्नि में आत्मदाह प्रचलित थे। कला और संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें संगीत, नृत्य और साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण था। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13 कह रहा है कि चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि चालुक्य वंश का इतिहास 6 से 6वीं से और 12वीं सदी तक फैला हुआ है। प्रारंभ में यह वंश दक्षिणात्य क्षेत्र में स्थापित हुआ, जिसका प्रमुख शासक पुलकेशिन था। कौन था दोस्तों? पुलकेशिन, जिसने चालुक्य साम्राज्य को विस्तारित किया। उन्होंने कन्नड़ भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। चालुक्य साम्राज्य ने वास्तुकला में भी योगदान दिया, जैसे कि ऐतिहासिक मंदिर निर्माण। इस वंश का पतन 12वीं सदी में हुआ, जब ये चालुक्य प्रतिहार वंश और अन्य शक्तियों ने चुनौती दी। चलिए हम लोग आ गए हैं प्रश्न 14 पे, जो आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है दोस्तों। पहला आप लोग हरी बनाएगा क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो ठोस है और 2 प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। आइए अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा मेंटल। यह क्रस्ट के नीचे स्थित है और मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बना है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है। मेंटल की ऊपरी परत कुछ हद तक पिघली हुई होती है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां होती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला आपका है कोर। ठीक है, तीसरी आपकी हेडिंग है दोस्तों कोर। करेक्ट, यह पृथ्वी का केंद्र है, जो मुख्यतः लोहे और निकेल से बना है। कोर को 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी कोर जो तरल है और आंतरिक कोर जो है दोस्तों वह ठोस है। बाहरी कोर की मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर है और आंतरिक कोर की लंबाई लगभग 1270 किलोमीटर है, यानी कि 1270 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर दो, चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। प्रश्न 15 कह रहा है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिखिए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच 4 प्रमुख अंतर निम्नलिखित है दोस्तों। पहला आपका है घटनाएं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आती है, जबकि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। ठीक है, चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के जब बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये सब है, देखना है। चलिए दूसरा आपको हेडिंग बनाएगा दृश्यता। चंद्र ग्रहण पूरी रात में देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण केवल दिन के समय में होता है। तीसरा आपका दोस्तों है हेडिंग सुरक्षा। चंद्र ग्रहण को बिना किसी सुरक्षा के देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण को देखना सुरक्षित नहीं है बिना विशेष जतने के। ठीक है, आइए चौथा आपकी हेडिंग है दोस्तों घटनाओं का समय। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन पूर्णिमा के दिन, जबकि सूर्य ग्रहण नया चांद के समय होता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16 कह रहा है कि भारतीय कृषि के विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। आपको हेडिंग बनाएगा दोस्तों भारतीय कृषि के विशेषताएं। इसमें आप लोग हेडिंग बनेगा पहली विविधता। कह रहे कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी के कारण अनेक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि धान, गेहूं, दालें और फल फूल। ठीक,
अगली आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों पारंपरिक विधियां। ठीक है, पारंपरिक विधियां। इसके अंतर्गत आप लिखिएगा कि कृषि में पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे कि जैविक खाद और फसल रोटेशन। ठीक है, आइए अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा छोटे खेत। अधिकांश किसान छोटे और मध्यम आकार के खेतों पर निर्भर हैं, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आइए अब आगे हम चलते हैं। अगली हेडिंग दोस्तों आपकी रहेगी चौथी, तरह के मौसमी चक्र। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, जिससे फसलों की खेती का समय निर्धारित होता है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग आगे हैं अगली हेडिंग पर, भारतीय कृषि का महत्व। इसके अंतर्गत आप लोग हेडिंग बनाकर लिखिएगा आर्थिक आधार। कृषि भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आर्थिक विकास में योगदान देती है। दूसरा आप लोग हेडिंग बनाइएगा कि रोजगार। यह भारतीय की आबादी, ठीक है, यह भारत की आबादी का लगभग 58% भाग रोजगार प्रदान करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। अगली हेडिंग आप लोग बनेगा तीसरी, खाद्य सुरक्षा। यानी कृषि देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जनसंख्या को पोषण मिलता है। चौथी आपकी हेडिंग रहेगी दोस्तों निर्यात। कृषि उत्पादों का निर्यात देश की विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद करता है, जैसे चाय, मसाले और फल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे। तो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण मुख्यतः आर्थिक लाभ और साम्राज्य विस्तार की उद्देश्य से किए। उन्होंने भारत के समृद्ध मंदिरों, विशेषकर सोमनाथ मंदिर से धन और आभूषण लूटने के लिए आक्रमण किए। इसके साथ ही उनका लक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी प्रभाव को फैलाना और स्थानीय राजाओं को पराजित करना भी था। गजनबी के आक्रमणों में भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। आइए अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की विशेषताएं इसकी व्यापकता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लचीलापन है। यह लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए उनको हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला आपका है सबसे विस्तृत लिखित संविधान आपका है। दूसरा है लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है। तीसरा है कठोरता और लचीलेपन का समायोजन है इसमें। चौथा आपका है कि एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली है। पांचवा आपका है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। और आपका छठा दोस्तों संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। और आपका सातवां है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। और आपका सातवां बाद आठवां आपका है मौलिक अधिकारों की गारंटी। और नौवां आपका है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। चलिए हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। लास्ट आपका 10वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा। समझ गए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे जो है प्रश्न 19 करें कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों हेडिंग में आएगा स्थानीय स्वशासन। करें कि चोल साम्राज्य में स्थानीय निकायों जैसे ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार था, जिससे स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भागीदारी बढ़ी। दूसरी आपकी हेडिंग है दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। चोल शासकों ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की, जिसमें मंत्री, अधिकारी और विभिन्न विभागों का समुचित संगठन शामिल था। आइए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी तीसरी है दोस्तों संरचना और विभागीकरण। तरह के प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया था, जैसे राजस्व, रक्षा और न्याय, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं दोस्तों। हेडिंग आपकी चौथी
कह रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता, कह रहा है कि चोल प्रशासन में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया, जिससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को समान अवसर मिले। लास्ट है दोस्तों आपका पांचवा आप लोग नहीं देखिएगा। कह रहा है कि विकासात्मक योजनाएं, चोल राजाओं ने जल प्रबंधन, कृषि विभाग और समुद्रिक व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 20 को देखते हैं हम लोग। कह रहे कि अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग बनाइएगा अशोक का जीवन परिचय। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। वह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने शासन के दौरान अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका जीवन बुद्ध और शांति के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। आइए अब लिखिएगा उपलब्धियां। ठीक है, हरी बनेगा दोस्तों। साम्राज्य का विस्तार। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन किया। दूसरी आपको हरी बनेगा दोस्तों, धर्म और अहिंसा का प्रचार। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके सिद्धांतों को फैलाने के लिए प्रयास किया, जिससे उन्होंने धर्मराज की उपाधि प्राप्त की। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर हेडिंग बनाएगा आप लोग तीसरा। तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी दोस्तों की शिलालेख और संविधान। अशोक के शिलालेखों में मानवता के प्रति करुणा, नैतिकता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। चौथा आपकी हेडिंग रहेगी कि जल संधारण और कल्याणकारी नीतियां। अशोक ने जल संधारण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया और जनता के कल्याण के लिए अस्पताल और सड़कें बनवाई। चलिए अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं वर्ष 2020 में। दोस्तों 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम आप लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए सवालों पर चलेंगे। तो प्रश्न आपका 21 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। हेडिंग लिखिएगा दोस्तों आग्नेय शैल है कि जो शैल गर्म या तरल चट्टान पदार्थों के ठंड होने से ठोस हो जाती हो, अर्थात मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से निर्मित हुई है, उसे क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहलाते हैं। ठीक है, आग्नेय शैल की विशेषताएं आप लोग लिखिएगा। इसके अंतर्गत आप पॉइंट में लिखिएगा कि इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले गर्म एवं तप्त मैग्मा द्वारा होता है। दूसरा है दोस्तों पॉइंट, ये चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती है। इन चट्टानों में लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं, है ना। आइए तीसरी पॉइंट, यह अत्यंत कठोर होती है और इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यह विखंडन के कारण टूट जाता है। चौथा आपका हेडिंग है पॉइंट है दोस्तों, इन चट्टानों का स्वरूप कभी गोलाकार स्थिति में नहीं मिलता है। चलिए लास्ट पॉइंट आपकी पांचवी है, इन चट्टानों में जीवाश्म शेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि तप्त एवं तरल लावा इन्हें नष्ट कर देता है। यह इन शैलों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला आपका है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के विद्वानों का पालन, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। ठीक है। तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। चौथा आपका है कि जब आह्वान किया जाए, ठीक है, जब
आह्वान किया जाए देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान। चलिए, पांचवा आपका है भाईचारे की भावना। छठा आपका है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित कर रखना। और आपका नौवां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और आपका 10वां है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 11वां आपका कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। चलिए, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि भारत में औद्योगिकी विकास का संक्षेप में वर्णन करना आपको है। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा आप लोग, भारत में औद्योगिकी विकास का आरंभ स्वतंत्रता के बाद हुआ। 1951 में पहले पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। 1980 के दशक में स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लागू की गईं। 1991 में आर्थिक सुधारों ने निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित किया, जिससे विभिन्न उद्योगों जैसी सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र और ऑटोमोबाइल में तेजी आई। आज भारत वैश्विक औद्योगिकरण केंद्र बन चुका है, जिससे नवाचार और तकनीकी विकास को प्रमुखता दी जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। हेडिंग बनेगा आप लोग, दिन और रात होने के कारण। दिन और रात का चक्र पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसे सूर्य की रोशनी केवल आधे भाग पर पड़ती है, जो दिन कहलाता है। समझ गए? जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होता है, उस समय वहां पर दिन होता है। क्या होता है दोस्तों? दिन होता है। जबकि उसके विपरीत भाग में रात होती है। यह घूर्णन गति और सूर्य की स्थिरता के कारण होता है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 25। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 25 को देखिए क्या कह रहा है कि अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। आप लोग हेडिंग बनाइएगा दोस्तों, अपक्षय और अपर्दन में अंतर। पहली हेडिंग आपकी रहेगी परिभाषा। कह रहे कि अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, जबकि अपर्दन में चट्टानों और मिट्टी का स्थानांतरण होता है। दूसरे आप लोग हेडिंग बनाएगा प्रक्रिया। अपक्षय भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जबकि अपर्दन जो है प्राकृतिक बलों जैसे पानी, हवा, बर्फ द्वारा होता है। तीसरी आपको हेडिंग बनेगा स्थान। अपक्षय में सामग्री का स्थान नहीं बदलता, ठीक है, जबकि अपर्दन में सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। चलिए अगला आपका है चौथा हेडिंग बनेगा उदाहरण। अपक्षय में चट्टानों का टूटना या क्षय होना शामिल है, जबकि अपर्दन में नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव शामिल है। पांचवा आपका है कि काल। अपक्षय एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि अपर्दन अपेक्षाकृत तेजी से होता है। बात समझ में आई? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों से विभाजित होती है दोस्तों। पहला आपका क्रस्ट, दूसरा मेंटल और आपका तीसरा है कोर। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे क्रस्ट। क्रस्ट में आप लोग लिखिएगा कि यह पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, जिसमें महाद्वीप और महासागर शामिल है। इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर है। दूसरा आपका है मेंटल। इसकी हेडिंग आपको बना के लिखिएगा कि यह क्रस्ट के नीचे स्थित है, जो लगभग 2900 यानी 2900 किलोमीटर गहरा है। यह उच्च तापमान और दबाव के साथ सिलिकेट चट्टानों से बना है। तीसरा है आपका कोर। कोर पृथ्वी पर कोर जो है पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, बीच वाला। ठीक है, केंद्रीय भाग मतलब वहां पर पृथ्वी का सबसे एकदम केंद्र वाला जो है वही क्या है, कोर है। जो तरल यानी बाहरी कोर को ठोस, आंतरिक कोर को लोहे और निकिल से बना है। या पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 की गुप्त काल की विशेषता बताइए।
गुप्त काल की विशेषता। पहला आप हेडिंग बनेगा दोस्तों राजनीतिक स्थिरता। कह रहा है कि गुप्त काल लगभग 320 से, ठीक है, लगभग 320 से 550 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक एक मजबूत और संगठित साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसने राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। आगे है आप लोग हेडिंग बनाएगा दोस्तों दूसरी सांस्कृतिक उत्कर्ष। यह काल कला, साहित्य और विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर जैसे महान साहित्यकार इसी समय के थे। तीसरी आप लोग दोस्तों हेडिंग बनाएगा धर्म और दर्शन। हिंदू धर्म और पुनर्जीवित किया गया और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, जिसमें अद्वितीय मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। चौथी आपकी दोस्तों हेडिंग है व्यापार और अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे समृद्धि और समृद्धि में समृद्धि आई। ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं आगे। और आपका पांचवा हेडिंग है दोस्तों वैज्ञानिक उन्नति। गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण उन्नति हुई, जैसे कि शून्य का आविष्कार और पाई का मूल्यांकन। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 करे कि वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। वायुमंडल का संगठन हेडिंग बनाएगा, उसके अंतर्गत लिखिएगा आप लोग कि वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का आवरण है, जिसे 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। पहले आप लोग हेडिंग बनाएगा ट्रोपोस्फियर, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। यह सबसे निचली परत है जहां मौसम की गतिविधियां होती हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर होती है। अगला दोस्तों दूसरा आपका स्ट्रोस्फियर, इसे हम कहते हैं सप्ताह मंडल। इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। समझ रहे हैं। तीसरी आपकी हेडिंग बनेगा दोस्तों मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल। यह परत 50 से 85 किलोमीटर तक फैली होती है, जहां तापमान घटता है। चौथा आपका है थर्मोस्फियर उष्मा मंडल। यहाँ तापमान बहुत बढ़ता है और आयनोजीकरण होता है। ठीक है, और आपका लास्ट पांचवा है एक्सोस्फियर अंतिम मंडल है, ये जो है यह सबसे ऊपरी परत है जहां पर वायुमंडल अंतरिक्ष में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। भारत की मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों, हेडिंग बनाएगा आप लोग पॉइंट में। नियामक प्राधिकरण, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा किया जाता है, जो आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। चलिए दूसरी आपको हेडिंग बनाएगा महंगाई नियंत्रण। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य महंगाई को 4% कोष्टक में प्लस यानी -2% के दायरे में रखना है, ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे। तीसरा आप लोग बनाएगा हेडिंग ब्याज दरें। जैसे आरबीआई नीतिगत ब्याज दरें जैसे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है, जिससे बैंकों के लिए ऋण की लागत प्रभावित होती है। चौथा आप लोग हेडिंग बनाएगा तरलता प्रबंधन, माने कि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात CRR और विधिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से बैंकों में तरलता का प्रबंधन करता है। आपका पांचवा हेडिंग बनाएगा विकासात्मक नीतियां। विकासात्मक नीतियां में लिखेगा कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना भी है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े। अब आइए दोस्तों अब लोग आ गए हैं प्रश्न 30 पर। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव स्पष्ट कीजिए। आप लोग हेडिंग बनेगा दोस्तों मंगोल आक्रमण। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इनके नेतृत्व में चंगेज खान और इसके
उत्तराधिकारियों ने उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की। मंगोल आक्रमणों ने भारतीय साम्राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़े। तरह की मंगोलों ने राजधानी को लूटने, नगरों को नष्ट करने और संसाधनों को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभाव: मंगोल आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में कई परिवर्तन हुए। राजनीतिक विभाजन और साम्राज्यों का पतन हुआ। इसके अलावा मंगोल आक्रमण ने भारतीय संस्कृति और सैन्य रणनीतियों पर प्रभाव डाला, जिससे बाद में तुर्क और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। दोस्तों 2019 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे सभी को मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 31 कह रहा है कि गुप्त काल के स्वर्ण युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ना। कह रहा है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखिएगा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय उन्नति हुई। साम्राज्य के शासकों ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। संस्कृति साहित्य में कालिदास की रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी भव्य मूर्तियों और चित्रकला इस युग की कलात्मक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं, है ना। समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के कारण यह काल सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के शिखर पर था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है 32 तरह के सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। आप लोग दोस्तों हेडिंग बनाएगा सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिखिएगा कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचे और ईश्वर एक है और हम सभी ईश्वर के संतान हैं। सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ नहीं है और सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, जिसके लिए प्रेम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता था। चलिए अब हम लोग आ गए दोस्तों प्रश्न 33 पर। कह रहे कि कालिदास कौन थे, इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख करना आपको है। उत्तर में लिखेगा दोस्तों कि कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और अभिज्ञान शकुंतलम उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। कालिदास के मात्र 7 ही ऐसी ग्रंथ हैं जो निर्बाध रूप से कालिदासकृत मानी जाती है। नाटक में लिखेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम उनका था और आपका दूसरा था इनका विक्रम ओरसियम और मालविकानी गिनिमित्रम, है ना। और महाकाव्य जो था आपका रघुवंशम और कुमार संभव, और खंड काव्य था आपका मेघदूतम और ऋतु संहार था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 34 कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई, है ना। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल रही क्योंकि उसने तांबे और कांसे के सिक्कों को सोने चांदी के सिक्कों के समान मूल्य पर जारी कर दिया, लेकिन आम लोगों के पास इन सस्ते धातु के सिक्कों को बनाने की आसान पहुंच थी। इस वजह से उन नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे मुद्रा का मूल्य गिर गया और बाजार में अर्थव्यवस्था फैल गई। व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के लेने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और योजना असफल हो गई। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 35। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
देखिए प्रश्न 35 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल प्रपात क्या है, स्पष्ट कीजिए। आप लोग हरी बनाएगा। जल प्रपात, जल प्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां कई अलग अलग नदियों का पानी एकजुट होकर पहाड़ों की ऊंची चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। अगर नदियों का पानी सामान्य मात्रा में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरती है तो उसे केवल जलप्रपात कहेंगे, और जब नदियों का पानी अधिक मात्रा में अधिक ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे महा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि भूमिगत जल का क्या महत्व है। हरी लिखिएगा कि भूमिगत जल का महत्व, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि भूमिगत जल का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए मुख्य जल स्रोत है ना। यह नदियों, झीलों और तालाबों के अलावा जल की एक अस्थायी आपूर्ति प्रदान करता है ना। आइए, कह रहा है कि खासकर उन क्षेत्रों में जहां सतही जल उपलब्ध नहीं होता, फसलों की उत्पादकता के लिए, ठीक है, उत्पादकता के लिए भूमिगत जल आवश्यक है और सूखे के समय यह राहत देता है। साथ ही भूमिगत जल पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है और पेड़ पौधों की जड़ों को जल की पूर्ति करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 करे कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति होती है और वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर शासन में भागीदारी करती है। इसमें लोकतंत्र और गणराज्य दोनों सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों कि सरकार का गठन जनमत से होता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। गणराज्य में किसी राजा या वंशानुगत शासन की बजाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। समझ गए। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है जहां जनता द्वारा चुनी गई हुई सरकार और राष्ट्रपति राज्य के मुख्य होते हैं। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह कि श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई दो उदाहरण लिखिए। दो गुण लिखना आपको। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य गुण इस प्रकार है दोस्तों। पहला आप लोग हनी बनाएगा, सुरक्षा और विश्वास। बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षित लेन देन और ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। दूसरी आप लोग हनी बनाएगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, है ना। कह रहा है कि नवीनतम तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुविधा देने इसे प्रभावी बनाता है। तीसरी आप लोग हरी बनेगा भी सुलभता। सुलभता जो है दोस्तों, ग्राहकों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे एटीएम, शाखाएं और ऑनलाइन सेवाएं। चौथा आपका है वित्तीय समावेशन। समाज के सभी वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाकर आर्थिक विकास में योगदान देना। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 39 कह रहा है कि उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। उत्तर में आप लिखिएगा कि उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त, ठीक है, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त करने, उचित मूल्य पर वस्तु और सेवा प्राप्त करने, जानकारी पाने और किसी समस्या पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है ना। इसके अलावा वे सुरक्षित और स्वस्थ उत्पाद की मांग कर सकते हैं और अपनी पसंद के उत्पाद चुन सकते हैं। अगली हेडिंग बनाएगा आप लोग, उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी लें, उचित उपयोग करें, बिल और रसीदें रखें और यदि कोई समस्या हो तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। जागरूक रहना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में औद्योगिकी विकास के लिए सुझाव दीजिए।
भारत में औद्योगिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है दोस्तों, हेडिंग बनाएगा आप लोग। प्रौद्योगिकी और नवाचार, है ना। नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देने से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा हेडिंग बनाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि अच्छे सड़कों, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं से उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चलिए अगला देखिए, तीसरा, श्रमिकों का कौशल विकास। कुशल श्रमिक उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीकी और उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करना आवश्यक है। चौथा है दोस्तों, निवेश अनुकूल नीतियां। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार अनुकूल नीतियां बनाना, जिससे आर्थिक विकास हो और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। समझ गए। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2017 में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे दोस्तों, सभी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो आप लोग सभी लोग सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखिए, 41 क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और अंत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में संन्यास धारण कर आत्महत्या किया, ठीक है। इसके उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। बिंदुसार का राज्यारोहण जो हुआ था दोस्तों, वह 297 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को, ठीक है, विशाल साम्राज्य को संभालते हुए इसे स्थिरता प्रदान की और शासन को सुदृढ़ बनाए रखा, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रश्न 41 का आंसर। आइए हम लोग प्रश्न 42 पे आ गए हैं। कह रहे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखना आपको है। तो आप लोग लिखिएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल हुए प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं। पहला आपके हैं कालिदास, महान कवि और नाटककार जिन्होंने शकुंतलम और मेघदूत जैसी कृतियां लिखी। दूसरा है आर्यभट्ट, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरे आपके हैं दोस्तों वररुचि, संस्कृति के विद्वान और नाटककार थे। चौथा है भास्कराचार्य, गणितज्ञ और खगोलीय विज्ञानी थे ये। पांचवा है द्विजराज, विद्वान और पंडित। छठवें माघ, कवि जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा। सातवां आपका है हर्षवर्धन, कवि और सम्राट। आठवां आपका है सर्वदर्शन यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता। नौ आपके हैं कणाद, पदार्थ विज्ञान के विद्वान थे। ये सभी रत्न विक्रमादित्य के दरबार में विद्या और संस्कृति के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले थे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। चलिए कह रहे हैं कि प्रश्न 43, विशाखा दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटक का नाम लिखिए। तो तुम लिखिएगा कि विशाखा दत्त संस्कृत साहित्य सुप्रसिद्ध नाटककार थे। विशाखा दत्त गुप्त काल के एक विभूति थे, ठीक है, क्या थे, विभूति थे। विशाखा दत्त द्वारा रचित विभिन्न नाटक हैं दोस्तों, आइए उनको हम देख लेते हैं। पहला आपका है अभिसारिका चित्रकम। दूसरा आपका देवी चंद्रगुप्तम। तीसरा आपका है मुद्रा राक्षस। चौथा आपका है राघवानंद नाटक, ठीक है, राघवानंद नाटक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 44 कह रहा है कि राजपूतकालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तम लिखिएगा कि राजपूतकालीन पूर्वी भारत के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला आपका है हेडिंग बनाएगा काली मंदिर कालिका, यानी यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य है। दूसरा है देवघर का बैद्यनाथ मंदिर, यह
शिवालय भगवान शिव को समर्पित है और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। देखिए तीसरा आप लोग बनाएगा तारापीठ का तारा माता मंदिर। यह देवी तारा को समर्पित है और एक प्रमुख शक्तिपीठ है। चौथा आपकी है खिचड़ी का खंडेराय मंदिर। यह मंदिर स्थानीय देवता खंडेराय को समर्पित है और राजपूत संस्कृति का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 45। दोस्तों को हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। करें कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हेडिंग लिखिएगा आप लोग दोस्तों उत्तर में कि भूकंप की परिभाषा। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर के टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें धरती पर कंपन का अनुभव कराती हैं। समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। आगे आप लोग हेड बनेगा दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सेस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण भूकंप की तीव्रता और उसकी गति को मापता है जिससे वैज्ञानिक भूकंप की गंभीरता का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 46 करें कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। उत्तर लिखिए दोस्तों अपशिष्ट की परिभाषा। अपशिष्ट उन पदार्थों को कहा जाता है जो उपयोग के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं या जिन्हें नष्ट करने की आवश्यकता होती है या विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं जैसे कि घरेलू, औद्योगिकी, चिकित्सा एवं कृषि अपशिष्ट। अपशिष्ट का उचित प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है ना। चलिए आगे आपको हरी बनाएगा अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट मुख्यतः ठोस, तरल और गैसीय रूप में होता है। ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक है, कागज और खाद्य अपशिष्ट शामिल होते हैं जबकि तरल अपशिष्ट में रासायनिक और औद्योगिकी तरल पदार्थ आते हैं। उचित अपशिष्ट प्रबंधन से पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 47 अरे कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगा या संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। हेडिंग बनाएगा दोस्तों कि संविधान के निर्माण में समय। लिखेगा कि भारत के संविधान का निर्माण जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके सदस्य संविधान के प्रारूप पर काम करने लगे। आइए अगला हेडिंग हम लोग बनाएगा संविधान सभा द्वारा पारित होना। यानी भारतीय संविधान को संविधान का सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इसके बाद वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिससे भारत का संपूर्ण गणराज्य बन गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 48 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी निर्नुकुशलता पर रोक लगाते हैं। उत्तर लिखिए कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और राज्य के किसी भी प्रकार के अत्याचार, कुसंता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए हेडिंग बनेगा आप लोग निर्कुशलता पर रोक। मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य की निर्कुशलता पर रोक लगाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और यदि ऐसा होता है तो नागरिक अदालत में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 49 पे आ गए हैं 49। तो आप लोग देखिए प्रश्न 49 क्या कह रहा है कि
विकासित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा कि विकासित अर्थव्यवस्था, है ना। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जिसका जीवन स्तर ऊंचा होता है, औसत आय अधिक होती है और औद्योगिक उत्पादन और सेवाएं विस्तृत होती हैं। इनमें उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी विकास शामिल होते हैं, जैसे अमेरिका, जापान और पश्चिमी यूरोप के देश। अब बनाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो आर्थिक विकास के चरण में होते हैं। इनमें औसत आय कम होती है और औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप भारत, ब्राजील और चीन जैसे देश शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न 50 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखना आपको है। उत्तर लिखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हेडिंग बनेगा दोस्तों विविधता। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में विविधता प्रदर्शित करती है। कृषि जो है अभी भी देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है। चलिए दूसरी हेडिंग आप लोग बनाइएगा दोस्तों संवैधानिक संरचना। इसमें लिखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को भूमिका होती है। सरकार आर्थिक नियोजन और नीतियों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करती है। तीसरा आप लोग बनाएगा कि अविकसित क्षेत्र। भारत में कुछ क्षेत्र अभी भी अविकसित हैं जहां गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधाएं आती हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों वर्ष 2016 में। दोस्तों 2016 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, मैं सभी प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देरी ना करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है। 51 कह रहा है कि सिकंदर के सॉरी गाइस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। पहला आपका सिकंदर के विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत विजय के लिए प्रेरित किया। सिकंदर ने भारत अभियान ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया। दूसरा, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें जो कि समाप्त हो गई। चलिए तीसरा देखिए क्या करा। तीसरा करा कि कला के क्षेत्र में गंधार का भारत में विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। चौथा आपका भारत और यूनान के बीच विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पांचवा आपका है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों 52 करा की गुप्तकालीन साहित्यिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। उत्तर में आप लोग हेडिंग बनाएगा गुप्तकालीन साहित्यिक प्रगति। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईसा को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय में संस्कृत भाषा में महान रचनाएं हुई, जैसे कालिदास जो इस काल के प्रमुख कवि थे, ने शकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर कृतियां लिखी। काव्य और नाटक। इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित जैसी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां रची। गुप्त काल में नाटक और काव्य की नई शैलियां विकसित हुई, जिससे भारतीय साहित्य और कला में अद्वितीय समृद्धि आई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कि राजपूतों ने कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, उल्लेख कीजिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि राजपूतों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। पहला आपका है राजपूतों ने भारतीय संस्कृति और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं दोस्तों। आइए हम उनको देखते हैं। पहला है आपका खजुराहो के मंदिर। ये है चंदेलों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, चंदेलों द्वारा निर्मित। यह मंदिर अपनी अद्वितीय
वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है आगू का दिलवाड़ा मंदिर, यह जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। तीसरा आपका है उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर, यह शिवालय भारतीय तीर्थ स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा आपका है सांभर का सूर्य मंदिर, यह सूर्य देवता को समर्पित है और अपनी विशेष वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा आपका है दोस्तों जैसलमेर का पाटवों की हवेली, यह एक प्रमुख स्थापत्य स्थल है जो राजपूत संस्कृति की धरोहर को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 54 कह रहा है कि सल्तनत काल की 4 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि सल्तनत काल की प्रसिद्ध इमारतें। पहला आपका है कुतुब मीनार, यह दिल्ली में स्थित है, जो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1153 ईस्वी में बनवाया था। यह विश्व का सबसे ऊंचा ईंट का मंदिर है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर। आइए दूसरी हेडिंग में आप लिखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में स्थित है और इसे सुल्तान अलाउद्दीन के समय में जैन मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इसकी वास्तुकला में इस्लामी और जैन शिल्पकला का संगम है। तीसरा है अलाई दरवाजा, यह कुतुब परिसर में स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार है, जिसे 1311 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। यह इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए दोस्तों चौथा हम लोग देखते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, यह मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को समर्पित है। इसे तुगलक काल में बनाया गया और यह सूफी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 55। दोस्तों को हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न 55 को देखते हैं। क्या करें कि राष्ट्रकूट कौन थे, इसके उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए कि राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा जो थी दोस्तों कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंतदुर्ग द्वारा की गई थी, जिसकी राजधानी मानेखेड़ थी। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश का एक महान शासक था। हरि बनेगा उपलब्धियां। आइए उपलब्धियां देखते हैं। राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने कन्नड़ और संस्कृत में महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दिया। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो थे अमोदवर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग लिया, जो कन्नड़ भाषा में एक ऐतिहासिक साहित्य कृति है। वास्तुकला द्रविड़ शैली में एक मील के पत्थर तक पहुंच गई, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण था आधुनिक महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर में देखा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 56 कह रहा कि चक्रवात क्या है, इसके 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि चक्रवात हड्डी बनाएगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं जो है बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे ही चक्रवात कहते हैं, है ना। चक्रवात एक भयानक तूफान होता है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। आइए चक्रवात के प्रभाव को देखते हैं। चक्रवात के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं दोस्तों। पहला आपका है यह घरों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है कि यह परिवहन, बिजली और संचार सेवाओं को बाधित कर सकता है। तीसरा, इसे बाढ़ और भूस्खलन को हो सकता है। चौथा आपका है कि इससे जल प्रदूषण हो सकता है और बीमारी का प्रसार बढ़ सकता है ना। आइए पांचवा देखते हैं। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह आजीविका को प्रभावित कर सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखिए कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की 4
विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों, आइए उनको देख लेते हैं। पहला आप हेडिंग बनाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। तीसरा आपका है मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 से 1942वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है ना। और आपका चौथा है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में केवल एक ही एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा की है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। हेडिंग बनेगा दोस्तों दिन और रात होने के कारण। दिन और रात का चक्र पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे सूर्य की रोशनी केवल आधे भाग पर पड़ती है जो दिन कहलाता है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होता है उस समय वहां पर दिन होता है, जबकि उसके विपरीत भाग में रात होती है। यह घूर्णन गति की और सूर्य की स्थिरता के कारण होता है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 59 कह रहे कि अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छे नागरिक के गुण। पहला आपके अच्छे नागरिक देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। आइए दूसरा है पॉइंट, एक अच्छा नागरिक देश का नागरिक होने के नाते अपनी सभी जिम्मेदारियों का सही रूप से पालन करता है। तीसरा पॉइंट है कि अच्छा नागरिक स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति सचेत रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। चौथा है कि एक अच्छा नागरिक देशद्रोही नहीं होता और वह ना ही करो यानी टैक्स की चोरी करता है। चलिए पांचवा आपका है दोस्तों, एक अच्छा नागरिक कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे देश के अन्य नागरिकों को दुख पहुंचे। छठवां आपका है कि एक अच्छा नागरिक अपने देशवासियों का भला सोचता है। समझ गए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 60 पे। दोस्तों ये हमारे सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक पॉजिटिव कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 60 देखिए क्या कह रहा है। और दोस्तों जो बच्चा अभी इस चैनल से नया जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो पहले इस चैनल को लाइक कर दे, है ना, और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। इतना काम आप लोग कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न 60 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि वनों से होने वाले लाभ बताइए। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है दोस्तों। पहला है भोजन। वन से भोजन के लिए कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, जो कई आदिम जातियों के लिए आज भी भोजन प्राप्ति का एक मात्र साधन है। दूसरा आप लोग बनेगा दोस्तों की फर्नीचर एवं जलावन के लिए लकड़ी यानी जलाने के लिए लकड़ी। वनों से हमें प्रतिवर्ष 4000 से अधिक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिसमें 500 से अधिक मूल्यवान लकड़ियां हैं, जैसे सखुआ, सागवान, शीशम, देवदार, चंदन इत्यादि। तीसरा आप बनेगा पशुओं के लिए चारा। वनों में चरने वाले पशुओं को वनों से चारा प्राप्त होता है। चौथी हड्डी बनेगी जड़ी बूटी आदि की प्राप्ति। इससे जड़ी बूटी मधु फल मूल की प्राप्ति होती है। चलिए आगे आपका पांचवा है रेशम की प्राप्ति, यानी प्लास कुसुम आदि पर पनपने वाले कीड़ों से हमें रेशम की प्राप्ति होती है, जिसके उत्पादन पर भारत का अधिकार है। छठा आपका है कि लोगों के आजीविकों का साधन। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि लकड़ी काटने, चीरने, ढोने, सामान तैयार करने आदि से बहुत से लोगों को आजीविका का साधन मिल जाता है। चलिए दोस्तों अभी हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।